अब डेमोक्रेसी का टेम्पल कौन? तो पार्लियामेंट, जहां पे भगवान के मुद्दे उठते हैं। पढ़ना यानी अगर धार्मिक लैंग्वेज में बोले तो दर्शन है, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, और उस पढ़ने को प्रोसेसिंग करना ध्यान है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। जो सक्सेस का पाथ अलग अलग है सबका, हो सकता है आपके लिए वो सूटेबल ना हो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निकिता एंड वेलकम टू अनअकैडमी। आज हमारे जो हाउ टू चूज ऑप्शनल पॉडकास्ट सीरीज में एजुकेटर आ रहे हैं, बहुत ही सीनियर एजुकेटर है। ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर 19+ ईयर्स। PSIR बहुत लोगों को गाइडेंस दे चुके हैं PSIR में। सो आई वुड लाइक टू वेलकम कुमार उज्ज्वल सर। तो सर, PSIR इंटरेस्टिंग भी है और मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। आई डोंट नो अबाउट अदर स्टूडेंट्स। तो आपका इंटरेस्ट कैसे पड़ा इस सब्जेक्ट में, एंड जब आप अपने बचपन में रहे होंगे या फिर कॉलेज टाइम में रहे होंगे, तो आपको कब इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आया या इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरेस्ट आया? अपनी स्टोरी प्लीज आप बताइए। Yeah. Right from my childhood, I was going through newspaper because going through newspaper will be always updating you. So you will be finding that जो ज़्यादातर newspaper में पहला न्यूज़ politically होता है front page पे। You hear Prime Minister many times joint address of the Parliament by President और people talking around कि कौन जीत रहा है इस इलेक्शन में, कौन हार रहा है, कौन नेता अच्छा है, कौन। तो from there it starts, means curiosity starts from there. So that was constantly reinforced from your surroundings for the reason that the people around are talking about politics. We have to study civics in also our school days. Moreover, now we have 6 NCERTs in political science: Democratic Politics Part 1, Democratic Politics Part 2, Political Theory, Constitution at Work, Contemporary World Politics. So Constitution at Work. So all these will be always politics in India after independence. तो यहाँ से start जो है वो curiosity की होती है, और interesting तो अपने आप हो जाता है when you have certain knowledge even in your childhood. And then it is always added advantage whenever you are sitting around, then you are giving certain theoretical perspective or certain information तो जो लोगों को enlighten करता हो, तो it will be automatically your acceptance in society around is already there. और सबसे बड़ी बात है कि career, ultimately your career begins from school and there it is political science is there. In many options you will not find NCERTs, but in PSIR you have NCERTs. You have to study in SST, then further in political science as a full-fledged subject. तो यहाँ से start हुआ, और उसके बाद फिर मैंने देखा कि इसके लिए किसी बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट तो अपने आप ही, अगर सराउंडिंग्स ऐसी है तो अपने आप ऐसा डेवलप हो ही जाता है। जैसे सर अभी आपने बोला कि बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है इस सब्जेक्ट में, लेकिन हमारे स्कूल टाइम में हमें सिविक्स पढ़ाते थे एंड देन पॉलिटी साइंस पढ़ाते थे। लेकिन जैसे अगर मैं अगर अपने आप को लूँ, एंड द सब्जेक्ट आई फाइंड डिफिकल्ट इन माय स्कूल डेज, इन माय स्कूल टाइम, तो इज़ इट राइट फॉर मी टू ऑप्ट फॉर दिस सब्जेक्ट व्हेन इट्स टाइम टू ऑप्ट फॉर ऑप्शनल? इस क्वेश्चन का वन लाइनर आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि सभी इंडिविजुअल्स का कंडीशंस अलग है। मैं PSIR पढ़ाता हूँ, इसीलिए एक लाइन में आंसर कर दूँ कि ना आपके लिए बहुत सूटेबल है, बिना ये जाने कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका इंक्लिनेशन क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप किस पर्पस के लिए इसको पढ़ रहे हैं। जैसे मोदी जी भी पॉलिटिकल साइंस में हैं, आप पॉलिटिशियन बनने के लिए कर रहे हैं या सिविल सर्वेंट बनने के लिए कर रहे हैं, या फिर इन जनरल आपका इंटरेस्ट है, क्यूरियोसिटी है, इसके लिए कर रहे हैं। तो हर इंडिविजुअल, कोई सब्जेक्ट खराब नहीं होता, एवरी ऑप्शन इज गुड। As far as civil services is concerned, political science is number one from last couple of years. If you will find success ratio, so it is highest, number one. Number two, you will find that for civil services, ultimately you have to work in administration. You have to work in political system. आप DM और SP के रूप में जो काम करते हैं, तो आपका सबसे पहला जो काम होता है वो है to uphold the rule of law, and supreme law is constitution. तो सुप्रीम लॉ बिना पढ़े किसी को ना तो DM SP बनना चाहिए, ना बन सकता है, दोनों बातें। उसी तरह से अगर आप फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हैं, इंडिया एज एंगेजमेंट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पढ़ते हैं, तो अल्टीमेटली इट इज़ यूज्ड in Indian foreign service. In more interconnected, hyper-globalized world,
you have to know the rules of interdependence. So that itself is inherent strength of this subject. दिस इज़ व्हाट यू मेंशनड अभी कि अगर इंडियन फॉरेन सर्विस में इट इज़ वेरी यूजफुल, लेकिन अगर हम ये सब्जेक्ट PSIR एज एन ऑप्शनल नहीं लेते हैं एंड स्टिल वी वांट टू ऑप्ट फॉर द सर्विस, सो उसमें क्या करना चाहिए? चूज लाइक इट इज़ नेसेसरी हमारे मतलब फ्यूचर यू नो समझ के लिए एंड फॉर एवरीथिंग इट इज़ नेसेसरी टू टेक दिस सब्जेक्ट एज एन ऑप्शनल, और अगर हम नहीं लेंगे तो भी हम इंडियन फॉरेन सर्विस में हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं? what do you want to say on this? Yeah, there are two parts of your question. Okay. I would like to answer this one by one. Number one, this is optional. So there is no compulsion at all. हाँ, there's You no have 20 compulsion, but my point was sir कि सर्विस में इम्पोर्टेंट है या हमें यू नो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी और इट विल हेल्प इन आवर सर्विस. हाँ, पहली बात तो मैं पहले कर लूँ, फिर दूसरी बात पे आता हूँ. पहली बात तो है कि ऑप्शनल है, देयर इज नथिंग लाइक कंपलसरी, यू हैव ऑप्शनल 26 ऑप्शनल. पहली बात तो ये है कि ज़रूरी नहीं कि पोल साइंस आप ऑप्ट करें तभी आपको सक्सेस मिलेगा. बहुत से लोग सोशियोलॉजी से भी करते हैं, ज्योग्राफी से भी करते हैं, हिस्ट्री से भी करते हैं, और भी सब्जेक्ट्स हैं उससे करते हैं. तो ये कंपलसरी तो नहीं है. हाँ, लेकिन इसका अगर सेकंड अदर साइड ऑफ द कॉइन अगर को देखें तो द मोमेंट यू ऑप्ट पॉलिटिकल साइंस, योर पेपर 2 इज कंप्लीटेड इन जनरल स्टडीज वेयर देयर इज नथिंग टू चूज अबाउट. जनरल स्टडीज में कुछ भी चुनना नहीं है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा. अगर सिविल सर्वेंट बनना है तो GS तो पढ़ना ही पढ़ना है, वहाँ तो कोई चॉइस की बात ही नहीं है. तो वहाँ पे पेपर 2 है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन और सोशल जस्टिस है. वो कंप्लीट 100% पॉलिटिकल साइंस से कवर हो जाता है. उससे ज़्यादा ही आप ऑप्शनल में पढ़ते हैं, जितना GS में ज़रूरत है उससे ज़्यादा. नंबर 2, even in paper 1 of general studies you will find that international relation and world history goes hand in hand. यानी कि बिना वर्ल्ड हिस्ट्री का नॉलेज के इंटरनेशनल रिलेशन नहीं पढ़ सकते. फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट नो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ग्लोरियस रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, अमेरिकन रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, बोल्शेविक रिवोल्यूशन, so you will not be able to grasp the things of international relation, because international relations all in sudden did not emerge in 2024. So there are elements of continuity and changes that you have to see the things from the very beginning. तीसरी बात, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो पेपर 1 में है, दैट इज ऑल्सो कवर्ड बाय डिंट ऑफ ऑप्टिंग पॉलिटिकल साइंस. तो अपने आप से वो कवर हो जा रहा है, क्योंकि पूरा जो नेशनल मूवमेंट है, जो जनरल स्टडीज में पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो यहाँ भी डिटेल में पढ़ना है. नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द गांधीज्म और गांधीयन एरा, बट पूरा नेशनल मूवमेंट शुरुआत से, इंक्लूडिंग द रिफॉर्म्स एंड द मॉडर्नाइजेशन एंड इंडियन रिनाइसेंस 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, तो वो भी कवर हो गया. इसके अलावा अगर हम देखें थर्ड पेपर, जो टॉपिक्स हैं जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WTO है, पॉलिटिकल इकोनॉमी के जिसको टॉपिक्स कहते हैं, जिसमें जो देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन पॉलिटिकल सिस्टम एंड इकोनॉमिक सिस्टम, तो दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन पोल साइंस. इथिक्स जो फोर्थ पेपर है, वहाँ के अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखें, ये तो न्यूली एडेड सेक्शन है, लेकिन इसमें अगर क्वेश्चन पेपर को देखें तो यू विल फाइंड स्टेटमेंट ऑफ अब्राहम लिंकन, 7 sins ऑफ गांधी, दैट यू डू स्टडी इन द पोल साइंस. मोरओवर एक चीज़ और मैं रेफर करना भूल गया, जो हिस्ट्री का जो पोर्शन है, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री यू स्टडी, एंड यहाँ पे आपको मनु, कौटिल्य, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन सब पढ़ना है. ठीक है, उसका ओरिएंटेशन थोड़ा सा अलग होगा कि ज़्यादा फोकस जो है वो स्टेट पे, गवर्नमेंट पे, लॉज पे, ना कि फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन पे होगा, लेकिन कन्वर्जेंस तो है ही. इसके अलावा ऐसे भी अगर देखें तो ऐसे के लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में आप देखें तो द टॉपिक्स ऑफ ऐसे इज हॉन्टिंग सो मेनी एस्पिरेंट्स, बट यू विल फाइंड दैट दोज टॉपिक्स आर क्लियर कट स्टेटमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स. लाइक हीगल का स्टेटमेंट है, आइडिया इज रियल, रियल इज रैशनल, ये ऐसे का टॉपिक है. अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट है, इफ यू वांट टू जज द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन, गिव हिम पावर. 7 sins ऑफ गांधी, जैसा मैंने पहले भी रेफर किया, उसका क्वेश्चन है. तो ऐसे भी कवर हो रहा है. प्लस अक्रॉस द बोर्ड चारों पेपर में जनरल स्टडीज में, पेपर 2 तो पूरा 100% और बाकी भी जगह भी कवर हो रहा है. इवन इफ यू गो टू इंटरव्यू एंड यू सपोज यू हैव ऑप्शनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दे विल बी लीस्ट इंटरेस्टेड इन दैट, बिकॉज अल्टीमेटली जैसा मैंने पहले भी बताया, you have to work in political system, so there is rule of law, there are dynamics. Ultimately
You have to deal with the political bosses on one hand, people on the other hand, foreign delegates on the other hand. So that multi-pronged and multifarious and multi-dimensional job require itself such kind of syllabus. So if you have such knowledge, it will be definitely working to the advantage of the person who is holding that office and for the nation above all. So sir, it means you're saying कि it's overlapping and it will going to help in our GS and SA and ethics. Yeah. Okay. So sir, अगर हम optional की बात करें, so how important is to choose optional? कितना important role play करता है हमारी UPSC preparation में? वेरी देखिए इसमें जो अगर टोटल मार्क्स देखें तो आउट ऑफ 2025 इन मेंस बारिंग प्रीलिम्स में जो जनरल स्टडीज जो कवर हो रहा है उसको छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए, तो भी 2025 मार्क्स में जो ऑप्शनल का वेटेज है 500 रफली 25%. और इफ यू सी द स्कोर ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन जनरल स्टडीज द डिफरेंस इज लेस बिकॉज इट्स लेवल प्लेइंग फील्ड. तो किसी का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होगा, किसी का 11 होगा, किसी का 20 होगा, ऐसा नहीं है. 19-20 का फर्क होता है. In contrast, if you see in optional, the difference is huge. So that makes a great sense because it's not only weighted average of 25%. It is a strategic decision. It can be a maker or breaker decision. So what I suggest that don't take this decision in haste. Whatever optional you are choosing, I'm not talking about only pol science. It's a matter of your career. Means those aspirants take time, give time. Understand the nitties and gritties, go in micro details, see the suitability, compatibility, situation, guidance, so many variables you have to take into account before arriving at a decision. Because if you take hasty decision based on random recommendation of anybody, then you will have remorse later. So to avoid that casualty, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. आपको जो आपने ऑप्शनल शॉर्टलिस्ट किया है उसमें थोड़ा टाइम लगाएं. इट्स अ मैटर ऑफ योर करियर. उसको बार बार पढ़ें, देखें कि हमारे साथ ये ट्यूनिंग बैठेगी नहीं बैठेगी. जरूरी नहीं कि आपको सारे टॉपिक्स पता हो या सुना हुआ हो. बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको सुना नहीं होगा. कई बार लोग कहते हैं कि नहीं ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है, साइंस वाले कैसे लें. मैं आपको बताऊं कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर द होल सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज शिफ्टेड टू US फ्रॉम यूरोप. और एक बिहेवियरलिज्म आया, बिहेवियरल रिवोल्यूशन जिसको कहते हैं. एंड देयर वाज एन अटेम्प्ट टू मेक पॉलिटिकल स्टडीज फुल्ली साइंटिफिक. और उसमें सिस्टम अप्रोच फिजिक्स से आया, गेम्स थ्योरी वो प्रोबेबिलिटी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स से आया. इसके अलावा साइबरनेटिक मॉडल आया जो कंप्यूटर साइंस से आया, कम्युनिकेशन मॉडल आया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. तो बहुत सारे साइंटिफिक टूल्स आए. और दिस इज द रीजन वाई इवन द इंजीनियर्स एंड द स्टूडेंट्स हु आर हैविंग साइंस बैकग्राउंड दे आर डूइंग वेरी वेल. मीन्स बहुत अच्छा कर रहे हैं और दैट ट्रेंड इज कंटिन्यूअस. सो सर, अगर हम PSIR जैसे अगर मुझे लेना हो या किसी और स्टूडेंट को लेना हो एज एन ऑप्शनल, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन मेरा जो बेस है और जो बैकग्राउंड है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है, और मुझे चीज़ें, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमें याद रखनी पड़ती है, नोट्स बनाने पड़ते हैं, लेकिन आई एम नॉट गुड एट दैट. सो उस पर आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, जहाँ तक याद करने की बात है तो एक मोटे तौर पे 3 स्टेज हैं. जो पहला स्टेज है वो कोर है. दैट इज मोर बेस्ड ऑन फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, वेयर यू हैव टू नो द फैक्ट्स, यू हैव टू नो द डेटाज, फिगर्स. वो तो हर जगह है, वो चाहे जनरल स्टडीज पढ़ें, चाहे ऑप्शनल PSIR पढ़ें, चाहे कुछ भी पढ़ें. बट दैट इज द फर्स्ट स्टेज. सेकेंड स्टेज इज कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट इज नॉट ए फैक्ट. योर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट. So overall understanding is developed through picturization, contextualization. So many variables are there. And finally, it is correlation and linking it with the current. So मोटे तौर पे ये 3 स्टेज है. जो आपने बताया कि हमारा बैकग्राउंड नहीं है. अगर आप सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड देखेंगे पोल साइंस में, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ज़्यादातर हैं, जिनका पोल साइंस बैकग्राउंड नहीं है. और कभी कभी ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है, क्योंकि जिसमें बैकग्राउंड होता है तो उसमें कई बार बोर हो जाते हैं. एकेडमिक अप्रोच का सोच के बोर हो जाते हैं कि अरे वही सब्जेक्ट, वही मैथ्स, वही फिजिक्स. लेकिन यहाँ एग्रेशन ऑफ लर्निंग, इंथुजियाज्म ऑफ लर्निंग. अच्छा, प्लेटो ने ये कहा, प्लेटो ने कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी कहा, ये तो एकदम यूनिक बात है. मार्क्स ने ऐसा कहा, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ बेड़ियां हैं और पाने के लिए पूरा संसार है. कभी आपने सुना होगा, अच्छा कम्युनिस्ट पार्टी ये है, उसकी आइडियोलॉजी ये है.
बीजेपी का कल्चरल नेशनलिज्म ये है, तो आपका जो इंथुजियाज्म ऑफ लर्निंग, एग्रेशन ऑफ लर्निंग जिसको कहते हैं, तो वो ज़्यादा होता है और वो बहुत बार ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होते हैं। और यही कारण है जो रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। यू विल सी दैट हाईएस्ट मार्क्स इन पोल साइंस जो उन्होंने ऑप्ट-इन किया है, दे आर मोस्टली इंजीनियर्स। तो ऐसा तभी, अगर इसके लिए बैकग्राउंड की जरूरत पड़ती तो वो ऐसा नहीं होता, ट्रेंड नहीं दिखता। रिजल्ट इज, जो डेटा है, जो फिगर्स हैं, सारे रिजल्ट हमारे पब्लिक डोमेन में है। यू कैन क्रॉस चेक, गूगल इट, और आप पाएंगे कि ये फैक्ट जो मैंने बताया उसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सर 3 चेकलिस्ट बताइए, जैसे अगर कोई भी स्टूडेंट है उसको PSIR एज एन ऑप्शनल लेना है, तो वो कौन सी चेकलिस्ट है 3 जो अपने अंदर एनालाइज करे और बोले कि यस दिस इज द ऑप्शनल व्हिच इज मेंट फॉर मी? राइट, इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। सी, क्योंकि मैंने जैसा पहले ही बताया कि हर इंडिविजुअल अलग है, उसका इंटरेस्ट, उसका इंक्लिनेशन, उसका सोशल बैकग्राउंड, उसका सोशलाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें, उसकी क्यूरियोसिटी, सभी इंडिविजुअल यूनिक हैं, सबका DNA अलग है। इवन देन जो आपने जैसा पूछा 3 का जो क्रॉस लिस्ट या क्रॉस Checklist, चेक, हाँ, चेकलिस्ट अगर देखें तो उसमें जो सबसे पहली बात है वो है इंटरेस्ट। कोई भी सब्जेक्ट खराब नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, हर सब्जेक्ट अच्छा है। जो संस्कृत से सिलेक्शन पा रहा है उसके लिए तो संस्कृत ही अच्छा है। आप कहेंगे कि बहुत टफ लैंग्वेज है, उसके लिए तो वही अच्छा है। तो आपको क्या सूट करता है, आपका इंक्लिनेशन क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, ये सबसे पहली बात है, जो सबसे पहला वेरिएबल है। इट स्टार्ट्स विथ यू। सोसाइटी एंड कम्युनिटी एंड सराउंडिंग्स बाद में है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर इनसाइड। तो सबसे पहली बात वो है। दूसरी बात है, अभी जो इतनी कॉम्पिटिटिव दौर है उसमें प्रोफेशनल गाइडेंस का तो इंपॉर्टेंस है, इसमें कोई शक नहीं है। आप क्रिकेट टीम में भी देखें तो ग्रेग चैपल को और के बड़े बड़े प्लेयर्स को लाते हैं, तो क्यों लाते हैं? जो बहुत अपना एक्सेल कर चुके हैं अपने करियर में, तो उतने प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत जब हमारी टीम इंडिया को ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ तो एस्पिरेंट्स बच्चे जैसे हैं, तो इनको तो ज़्यादा ज़रूरत है, इनको तो बल्कि इनकी स्पून फीडिंग की ज़रूरत है। और जो हमारी पेडागॉगी है, वी प्रिज्यूम दैट स्टूडेंट इज नोइंग नथिंग, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्लीन स्लेट, वी प्रिज्यूम दैट दे आर नोइंग नथिंग। उनको पॉलिटिक्स का पी भी नहीं आता, उनको पॉलिटिक्स का रूट वर्ड पोलिस भी नहीं आता। वहाँ से स्टार्ट करते हैं। 4 to 5 क्लासेस वुड बी बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स, ताकि कोई ये प्रॉब्लम न रहे कि किसी का बैकग्राउंड है, किसी का नहीं है, किसी ने पढ़ा ही नहीं है, कोई सिविक्स भी नहीं पढ़ा, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। प्लस जो अदर वेरिएबल हैं वो है गाइडेंस के अलावा मटेरियल की अवेलेबिलिटी। बहुत सारे ऐसे ऑप्शनल हैं जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल इज़ अ बिग चैलेंज। जैसे मैंने सुना था जब पहले कि जियोलॉजी में स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है, जियोलॉजी भूगर्भ शास्त्र। इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाने वाले टीचर नहीं मिलते, इतनी बड़ी दिल्ली, और इंग्लिश लिटरेचर में कोई पढ़ाने वाला, ऑप्शनल पढ़ाने वाला नहीं है। तो ये बहुत बड़ा हैंडीकैप है और बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है। तो पोल साइंस में तो ये बात आएगी नहीं। आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 22 years एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम I have developed so many innovative techniques to simplify the things. कुछ निमोनिक्स बेस्ड हैं, कुछ फ्रेमवर्किंग, क्लासिफिकेशन, कोरिलेशंस, पिक्चराइजेशन, एनालॉजी। मैं एक एग्जांपल देके डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, बिकॉज वट एवर आर्गूमेंट आई पुट फोर्थ आई मस्ट सब्सटैंशिएट इट बाय एग्जाम्पल। जैसे अगर लेमैन को डेमोक्रेसी समझाना हो, तो डेमोक्रेसी का तो लिटरल मीनिंग है पीपल्स रूल। तो लेमैन को डेमोक्रेसी आप कॉम्प्लेक्स पहले बताएंगे तो बहुत दिक्कत होगी समझने में। उनको बताइए डेमोक्रेसी का भगवान कौन, तो जनता जनार्दन। सभी लोग जानते हैं, सुनते हैं कि डेमोक्रेसी का भगवान जनता जनार्दन है। अब डेमोक्रेसी का टेम्पल कौन, तो पार्लियामेंट, जहाँ पे जाते हैं भगवान के मुद्दे उठते हैं। डेमोक्रेसी का प्रसाद क्या, प्रसाद, आप जाते हैं मंदिर आपको प्रसाद मिलता है। तो जो यजमान है, यजमान जो यज्ञ होस्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स हैं, और उनको प्रसाद वोट्स के रूप में मिलता है इलेक्शन के समय, और इलेक्शन के बाद टैक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट जो मिलता है वो उनका प्रसाद हो गया। डेमोक्रेसी का पुरोहित कौन, तो इलेक्शन कमीशन एंड अदर इंडिपेंडेंट बॉडीज, दे होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी का फेस्टिवल कौन, अभी आप सुन रहे होंगे, लोकतंत्र का पर्व हमारा गर्व, सुन रहे हैं, तो फेस्टिवल एंड इलेक्शन हो गए। लोकतंत्र का वोकल कॉर्ड पॉलिटिकल पार्टी, यजमान कौन, पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स, और जो पुरोहित कौन, इलेक्शन कमीशन, टेम्पल कौन, पार्लियामेंट, प्रसाद क्या, वोट्स, जनता जनार्दन का वोट्स। अब
पुरोहित ये भेदभाव नहीं करेगा कि इस यजमान कांग्रेस है, कि ये बीजेपी है, कि ये समाजवादी पार्टी है, किस यजमान को। वो तो इम्पार्शियली सबका पूजा कराएगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। जो कर्म करेगा उसको वोट जिस मिलेगा, यजमान ने उसको प्रसाद मिलेगा, उसको प्रसाद मिलेगा, उसी को जन आशीर्वाद बोलते हैं। तो इस तरह की एनोलॉजी से ये सभी सब्जेक्ट में होते हैं। जैसे आपने इकोनॉमी में भी सुना होगा ब्लड मनी, ब्लड को मनी से कंपेयर करते हैं कि अगर इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा अगर पैसा हो गया या मनी हो गई या लिक्विडिटी या कैश आ गई तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा, यानी ब्लड प्रेशर। और अगर पैसा कम हो गया तो एनीमिया, खून की कमी हो गई, ग्रोथ ही नहीं होगा क्योंकि नए इन्वेस्टमेंट नहीं होंगे। तो सच काइंड ऑफ एनालॉजी से चीज़ों को सिंप्लीफाई बनाना ही हमारा काम है। तो वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू इंश्योर दैट द थिंग्स आर वेरी मच सिंप्लीफाइड, कि कोई भी टेक्निकल इशू नहीं आए, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटीज ना आए, जो भी डाउट्स हों उसको देन एंड देयर क्लियर हो। और हमारे यहाँ का ये सिस्टम है कि हर कॉपी खुद से चेक करें और उस पर डिटेल्ड रिमार्क्स दें, क्योंकि अल्टीमेटली आप टेस्ट सीरीज कर रहे हैं और उसमें डिटेल रिमार्क्स नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, नो योर ग्रे एरियाज, यू विल नॉट बी एबल टू टेक करेक्टिव मेजर्स। तो और तीसरा मैंने जो बताया कि स्टडी मटेरियल है, गाइडेंस है, दूसरा वेरिएबल है। और जो तीसरा वेरिएबल है ऑफ कोर्स ट्रेंड है, कन्वर्जेंस विद द जनरल स्टडीज है। तो ये इफ दीज थ्री वेरिएबल्स इफ यू टेक इनटू अकाउंट, इट विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट इन अराइविंग एट अ राइट डिसीजन। बिकॉज डिसीजन क्या है इंपॉर्टेंट नहीं है, डिसीजन शुड बी इनलाइटेंड, decision should be informed decisions. You should not take decisions based on random recommendation of anybody or that to the on that it will not be vindicated with the passage of time. तो जो भी आप डिसीजन ले, एक इन्फॉर्म डिसीजन ले, क्योंकि अल्टीमेटली जो मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है तो उम्मीद की जाती है कि एस्पिरेंट्स जो हैं उतने मैच्योर तो होंगे कि एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें, एक इनलाइटेंड डिसीजन ले सकें। सो डिसीजन सबका अलग अलग हो सकता है, किसी का सोशियोलॉजी हो सकता है, किसी का पोल साइंस हो सकता है, किसी का संस्कृत लिटरेचर भी हो सकता है, किसी का इंग्लिश लिटरेचर भी हो सकता है। लेकिन मैंने आपको सिर्फ वेरिएबल बताया, मैंने डिसीजन नहीं बताया, क्योंकि हर इंसान अलग है। तो सर कितना वास्ट सिलेबस है ये? हाँ, ये बहुत और अच्छा कितना टाइम टेकिंग है? ये बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये मैं आपने नहीं पूछा होता तो भी मैं बताता, लेकिन आपने पूछ दिया, अच्छी बात। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सिलेबस बड़ा वास्ट है, इसमें टोटल 40 टॉपिक्स हैं और थोड़ा ज़्यादा है, वो जो लिटरेचर का जो है वो थोड़ा कम है, संस्कृत लिटरेचर का कम है, थोड़ा इंग्लिश लिटरेचर का कम है, हिंदी साहित्य का सिलेबस कम दिखता है। पहली बात तो ये कि यूपीएससी जो है वो कभी भी डिस्क्रिमिनेशन पे नहीं चलती, वो लेवल प्लेइंग फील्ड देती है। अगर जिसमें सिलेबस का कंटेंट्स कम दिख रहा है उसमें एलाबोरेशन ज़्यादा है। दूसरी बात, जहाँ तक पोल साइंस की बात है, देयर आर सो मच रिपीटिशन because of which it appears vast. It is not. I substantiate what I say. जो मैं कह रहा हूँ, आर्गूमेंट में दे रहा हूँ, उसको मुझे प्रूव करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप गांधी पढ़ते हैं नेशनल मूवमेंट में, आईजीपी इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में, जो सेक्शन बी ऑफ पेपर 1 PSIR का है। फिर गांधीज्म एज आइडियोलॉजी पढ़ते हैं, जो सेक्शन 2 ऑफ पेपर 2 में भी है और सेक्शन ए में भी है। तो गांधी आपने इंडिविजुअल एज ए थिंकर भी पढ़ा, गांधीज्म आइडियोलॉजी भी पढ़ा और गांधीज रोल इन नेशनल मूवमेंट भी पढ़ा। तो तीनों का मेंशन 3 बार किया गया है, जबकि जब पढ़ते हैं गांधी तो पूरा एक साथ करते हैं, गांधी हो या गांधीज्म हो या उनका रोल हो नेशनल मूवमेंट, पूरा एक साथ करते हैं। सो देयर आर रिपीटिशन, सेम इज द केस विद अदर्स। लाइक मार्क्स पढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल, कार्ल मार्क्स एज ए थिंकर पढ़ते हैं, फिर मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी को पढ़ते हैं तो दोबारा वो मेंशन किया हुआ है। और फिर मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ लिबर्टी पढ़े, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इक्वलिटी पढ़े, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स पढ़े, रिपीटिशन आ गया। फिर सेकंड पेपर में वही मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन आ गया। तो एक टॉपिक को पोल साइंस में बार बार रिपीट किया गया तो लगता है कि वास्ट है नहीं। मेरे नज़र में, आई मे बी बायस्ड ऑन दिस अकाउंट, पर्टिकुलर अकाउंट, मेरे नज़र में सबसे छोटा सिलेबस है। ये इसलिए है क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी है, इतने ज़्यादा इंटर रिलेटेड थिंग्स हैं। तो इससे तो सर रिवीजन ही हो रहा है, लाइक इफ वन टॉपिक, अगर एक चीज बार बार मेंशन हो रही है, सो वी आर रिवाइजिंग इट। ऑफ कोर्स इट इज गेटिंग रीइंफोर्स्ड। या इनफैक्ट यू आर कंसोलिडेटिंग। इनफैक्ट और जो बिना कंसोलिडेटेड के, बिना गाढ़े तैयारी के सिलेक्शन की तो उम्मीद नहीं करनी चाहिए, किसी को नहीं करनी चाहिए। अगर बिना गाढ़ा तैयारी किए अगर कोई सिलेक्शन की उम्मीद कर रहा है तो बेमानी है। तो आइदर यू गो फॉर प्रिपरेशन ऑन वार फुटिंग और यू डोंट गो फॉर प्रिपरेशन, यही 2 ऑप्शन है। आधे अधूरे मन से तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने बताया कि अभी तो दौर
वी आर लिविंग इन पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड, नॉट मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड में स्पेशलाइजेशन पे फोकस था, आज का फोकस सुपर स्पेशलाइजेशन पे है। और ये हमारे ही फील्ड में नहीं है, आप मेडिकल साइंस में भी देखें, पहले ENT होते थे, ईयर नोज थ्रोट वाले, अब थ्रोट वाले एकदम अलग, ईयर वाले बिल्कुल अलग, थोड़ा उनका रिलेशन है फिर भी, तो उसमें एक्सट्रीम सुपर स्पेशलाइजेशन का दौर है और वो हर फील्ड में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो दैट यू हैव टू मेंटेन विद द ट्रेंड, यू हैव टू मैच विद द वर्ल्ड। कहा भी जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यू हैव टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो जब तक वो नहीं करेंगे तब तक यू कांट एक्सपेक्ट सिलेक्शन। और जहाँ तक PSIR की बात है, मैंने पहले ही बताया कि इतने सारे टेक्निक्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सारा तो डेमोन्स्ट्रेट करके बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल जो कॉमन लोग सभी जानते होंगे, फंडामेंटल राइट्स फॉर एग्जांपल। अब कई क्लिनिकल एक्यूरेसी, वी फोकस ए लॉट ऑन क्लिनिकल एक्यूरेसी, क्योंकि कितनी बार भी पढ़ा हो आपने एग्जाम के दिन, on the D-day, if you are not able to recall the things with clinical accuracy, that will be futile, that is of no use at all. तो उस clinical accuracy को इंश्योर करने के लिए क्या करें? तो उसके लिए कुछ एक्रोनिम्स बनाएं, कुछ निमोनिक्स बनाएं, जैसे फंडामेंटल राइट्स में अगर कोई ये भी रखता है FERR, E फॉर इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18, F फॉर फ्रीडम 19 to 22, E अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 24, फिर रिलीजियस राइट्स R से 25 to 28, E एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स आर्टिकल 29 30, फिर R रेमेडीज 32 to 35। ये एक एलिमेंट्री मेथड है शुरुआती दौर में फॉर क्लिनिकल एक्यूरेसी, क्योंकि अगर क्लिनिकल एक्यूरेसी नहीं है तो एग्जाम में कैसे एक्सेल करेंगे? और क्लिनिकल एक्यूरेसी बोलने से तो होगा नहीं कि होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, अच्छा प्रिपरेशन करना चाहिए, अच्छा मेहनत करना चाहिए, एंड होना चाहिए बहुत बार बोल दिया, लेकिन उसके लिए इक्विपमेंट अपने पास कुछ रखा नहीं, टूल्स रखा नहीं कि क्लिनिकल एक्यूरेसी कैसे होगी। व्हाट आर द टूल्स विथ यू टू इंश्योर क्लिनिकल एक्यूरेसी? तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। वी आर नॉट ओनली टीचर्स, वी आर मेंटर्स ऑल्सो। तो इसीलिए we have to on one hand we have pedagogy, the students have modus operandi। उनका modus operandi क्या होना चाहिए? They should not think that study का मतलब reading novel kind of reading, सिर्फ पढ़ रहे हैं, that is futile। उससे अगर quantity of hours ज़्यादा भी हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। सिर्फ पढ़ना नहीं, पढ़ना यानी अगर धार्मिक लैंग्वेज में बोलें तो दर्शन है ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में, और उस पढ़ने को प्रोसेसिंग करना ध्यान है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। तो जो पढ़ा है उसको प्रोसेस भी करना है, पिक्चराइज भी करना है, रिटेन भी करना है, कोरिलेट भी करना है और रिप्रोड्यूस भी करना है। इन एग्जाम यू हैव टू प्रोड्यूस द थिंग्स अगेन। तो ये सब करने के लिए आपका जो मोडस ऑपरेंडी होना चाहिए, कोई सक्सेस एक दिन का देखा जाता है कि इनको ये रैंक आ गया, इनको ये रैंक, उसके पीछे का जो प्रोसेस है वो यही है कि व्हाट आर द टूल्स विथ यू, व्हाट आर द टेक्निक्स विथ यू, हाउ यू आर डूइंग द थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो जो टेक्निक्स हैं दैट मेक्स अ डिफरेंस, इट्स ऑल अबाउट स्किल। तो स्किल इज डूइंग अ थिंग इन अ पर्टिकुलर वे, दैट इज नॉन ट्रेडिशनल, दैट इज इनोवेटिव। तो अगर इस तरीके से करते हैं तो इट्स वेरी सिंपल। हर फील्ड में है ये। कोई बोलता है स्टॉक मार्केट कुछ भी नहीं है, पैसा कमाना कुछ भी नहीं है, कोई बोलता है स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा खतरा है। तो जो एक्सपर्ट हो गया, जिसके पास स्किल आ गया हो, वही चीज़ यहाँ भी है। बिल्कुल। जिसके पास स्किल आ गया वो लेगा कुछ भी नहीं है सिलेबस तो, और जिसके पास स्किल नहीं है वो चाहे 4 साल पढ़ ले उसको बोलेगा वास्ट है। तो सर स्कोरिंग सब्जेक्ट कितना है ये और कितना सक्सेस रेट है? ये तो मैंने पहले भी बताया, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप 2021-22 का भी सिलेक्शन देखें तो 137 हाईएस्ट पोल साइंस का, एंड दैट ट्रेंड इज कंटिन्यूइंग ऑनवर्ड्स, एंड दिस ट्रेंड इज नॉट न्यू, ये पहले से चला आ रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी सभी सब्जेक्ट रेस्पेक्टेबल है और सभी सब्जेक्ट अच्छे हैं, लेकिन अगर आप फिगर्स देखें जो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं गूगल से भी, तो उसमें नेक टू नेक, मतलब पोल साइंस, कभी सोशोलॉजी आ गया, फिर पोल, तो इस तरह से कंसिस्टेंटली इनका ओवरऑल सिलेक्शन सबसे ज़्यादा है। तो ये अपने आप में रिफ्लेक्ट करता है, ये फिगर अपने आप में रिफ्लेक्ट करता है। और 80% स्टूडेंट्स हमारी क्लास में जो बैकग्राउंड नहीं होता वही होते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसे स्टूडेंट्स बताइए जो आपकी गाइडेंस से रैंक हासिल किए जिन्होंने। हाँ, जो उत्पल सन्यासी अभी चाइना में पोस्टिंग है। ओके। तो सबसे बड़ी बात, हमने सभी हमने बहुत जगह पढ़ाया, जम्मू कश्मीर भी पढ़ाया, हल्द्वानी भी पढ़ाया, मणिपुर भी पढ़ाया, कोई भारत का कोना नहीं है जहाँ मैंने नहीं पढ़ाया, दिल्ली के अलावा मुख्य जिनको पहले मतलब भारत दर्शन कर चुके हैं आप। भारत दर्शन कर चुके, कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ नहीं पढ़ाया। तो मैंने एक ट्रेंड देखा,
जितने भी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, मैंने एक ट्रेंड देखा, मैं आपसे शेयर करता हूँ। बिल्कुल। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मैंने देखा, पढ़ते तो सभी हैं, सभी सिंसियर, अपने तरफ से सिंसियर हैं और सीरियस कैंडिडेट्स हैं, चाहते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को, अपने सोसाइटी को, अपने आप को प्राउड करें। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का फोकस ज़्यादा प्रोफेशनल अप्रोच रहा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत होते हैं और ये फैक्ट ऑफ द लाइफ है, तो डिस्ट्रैक्शंस अगर को मिनिमाइज कर सकें, फोकस्ड अप्रोच रखें, प्रोफेशनल अप्रोच रखें। प्रोफेशनल अप्रोच बहुत ज़रूरी है। यू आर सो मच कमिटेड, यू आर सो मच फोकस्ड। हर क्षेत्र में, धर्म के भी क्षेत्र में देखें, जो फोकस्ड रहता है, जो ध्यान लगाता है, वो तपस्वी बनता है। जो ध्यान नहीं लगा पाता लंबे समय तक, वो तपस्वी नहीं बन पाता। हाँ, तो जो मैं कहने की बात ये है कि ये सभी में एक कॉमन ट्रेंड मैंने देखा कि वो सिर्फ रीडिंग नहीं, रिकॉलिंग, पिक्चराइजिंग, कंटेक्चुअलाइजिंग। और मैंने अधिकतर ये बताया कि आप अपने बोल्डली एक डिसीजन लें कि एक कॉपी जरूर बनाएं, उस पर ऊपर बड़े बड़े से लिखें माई वीकनेसेस, और उसमें सारे रेड पेन से लिखें जो चीज़ें आप बार बार भूल जा रहे हैं, जो चीज़ें पढ़ाई भी गई हैं, जो चीज़ें आपने पढ़ा है कि बुक्स में भी पढ़ा, क्लास में भी पढ़ा, लेकिन आपका इंक्लिनेशन उस पर नहीं बैठ पा रहा है, कॉम्पेटेबिलिटी नहीं बैठ पा रही है, आप भूल जा रहे हैं। तो उन चीज़ों को आप बोल्डली रेड पेन से लिखें। वो चुभना चाहिए आपको, इतना चुभना चाहिए कि आपके वीकनेस जो हैं दैट कन्वर्ट्स इनटू स्ट्रेंथ, देन योर कॉन्फिडेंस विल ग्रो एक्सपोनेंशियली। जब आप अपने हिट योर वीकनेसेस हार्ड, जिसको कहते हैं, अगर आप अपने वीकनेसेस को बहुत हार्ड हिट करते हैं और अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस जितना बढ़ता है उतना कभी नहीं बढ़ता। आप किसी भी दुनिया में किसी भी इंसान से पूछ लीजिए, ये सिर्फ सिविल सर्विसेज की बात नहीं है। इन जनरल मेरा जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, वो है कि अगर किसी को मैथ से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर सबका अलग अलग है। तो अगर वो वीकनेस को अपना स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दें, तो देखिए उनका कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है। कॉन्फिडेंस बढ़ने से ही एनर्जी आती है, नहीं तो लक के भरोसे कि हाँ लक साथ दे देगा, हाँ कभी मैंने जो पढ़ा उसी से आ जाएगा, इस तरह की बातें होती है। तो मैं दोबारा इसको बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स मैंने बताया, क्रिस्पी नोट्स बनाना जरूरी है। हम लोगों ने बहुत प्रोसेस करके मेटिकुलसली प्रिपेयर्ड मटेरियल है। हम लोगों ने जो मटेरियल बनाया है वो ऐसा नहीं कि कट पेस्ट करके, मैं किसी की और बात नहीं करूँगा, वो मेटिकुलसली प्रिपेयर्ड है, बेस्ड ऑन क्लास इनपुट्स है, बेस्ड ऑन माय ओन अंडरस्टैंडिंग है, और हर चैप्टर के शुरू में उसका क्रक्स है शुरू में ही। तो जो आपने पूछा कि वो कॉमन ट्रेंड स्टूडेंट्स में क्या है, तो वो ट्रेंड है क्रिस्पी नोट्स अपना बनाएं, क्योंकि अपने द्वारा बनाया हुआ नोट्स से दुनिया का कोई नोट्स बढ़िया नहीं हो सकता, क्योंकि वो कस्टमाइज्ड है, वो आपके द्वारा बनाया हुआ है। यू आर द क्रिएटर, और जहां सेंस ऑफ क्रिएशन होता है, बिलोंगिंगनेस होता है, ओनरशिप होता है, वहां से ज्यादा लर्निंग, प्लेजर, कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता कहीं। तो हमारे नोट्स भले ही 22 साल के मेहनत और मेटिकुलसली प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन आप अपना नोट्स, क्रिस्पी नोट्स जरूर बनाएं। आप एक बुकलेट जरूर बनाएं जिसमें अपना वीकनेसेस लिखें, जो पॉइंट्स बार बार आप भूल रहे हैं उसको रेड पेन से जरूर लिखें, अपने वीकनेसेस को बहुत हार्ड हिट करें, और जो कोशिश करें कि ये जो सफल जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सबका पाथ एक नहीं है। ये नहीं है कि सक्सेसफुल स्टूडेंट ने कह दिया इंटरव्यू में, मैं तो सुबह 5 बजे उठ जाता था, अब आपने कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। जो सक्सेस का पाथ अलग अलग है सबका, हो सकता है आपके लिए वो सूटेबल ना हो। तो जो आपको सूट करता है, जिसमें आपकी इफिशियंसी ज़्यादा है, और दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान है आत्मज्ञान, इससे बड़ा ज्ञान कोई नहीं है। जिसको आत्मज्ञान हो गया कि मेरे पास स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, तो उससे बड़ा ज्ञान कोई नहीं है। अगर वो ज्ञान होता है तो सक्सेस इज जस्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट। तो सर, अनअकैडमी में हमारा जो PSIR ऑप्शनल का जो अभी प्रोग्राम आ रहा है नया, उससे क्या फ़ायदा होगा बच्चों को, और बच्चों को जो स्टूडेंट्स जो ऑप्ट करने वाले हैं PSI को एज एन ऑप्शनल, तो वो क्या उनको मिलेगा इस प्रोग्राम में, वो प्लीज़ आप बताइए। हाँ, देखिए, जो भी अनअकैडमी में ज्वाइन करेगा, सबसे पहली बात है कि यहाँ पे कंप्लीट सिंगल विंडो सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स को फिर दाएं बाएं डिस्ट्रैक्शन नहीं कि नोट्स के लिए अलग जगह, टेस्ट सीरीज के लिए अलग जगह, मेंटरशिप के लिए अलग जगह, और पढ़ने के लिए अलग जगह। ये वन सिंगल विंडो सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे आपको ना सिर्फ कोर्स कंटेंट कराया जाएगा, बल्कि हम लोगों ने जो नोट्स बनाया हुआ है, जो मटेरियल है, उसके लास्ट में जितने PYQs हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको एक जगह कर दिया है, और उसमें स्पेस भी दिया है ताकि उस पर आप लिख सकें। अपने नोट्स पे स्पेस दिया है कि उस पर आप लिख सकें।
तो एक तो बात है कि क्लासरूम लेक्चर आपको मिल रहे हैं और जो भी क्वेरीज हैं देन एंड देयर एड्रेस हो जा रही हैं। बहुत जगह इतनी ओवर क्राउडेड क्लासेस हैं कि टीचर्स डोंट इनकरेज स्टूडेंट्स टू आस्क, इट्स अ वन वे प्रोसेस, तो यू आर जस्ट म्यूट स्पेक्टेटर। तो उससे तो अच्छा है कि आप फिजिकल क्लास का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया फिर तो। अगर सुनना ही है वन वे प्रोसेस फिर तो क्लासरूम फिजिकल का कोई मतलब नहीं रह गया। तो यहाँ पे है कि वेन एवर यू हैव एनी डाउट आस्क देन एंड देयर। क्लास इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब यह है कि यू हैव एम्पल अपॉर्चुनिटी टू आस्क द थिंग्स, गेट द थिंग्स क्लियर। और मैं ये नहीं मानता कि चार्ट, ग्राफ्स, डायग्राम्स, फिगर्स ये सब दे आर प्रेरोगेटिव ऑफ और द मोनोपोली ऑफ साइंस। जितना पोल साइंस में आप ये बनाते हैं उतना आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। तो पहली बात तो स्टूडेंट्स को पूरा सिंगल विंडो सॉल्यूशन गाइडेंस भी मिल रहा है, मेंटरशिप भी मिल रहा है, स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है, टेस्ट सीरीज भी मिल रही है और जो कॉपीज हैं उनका डिटेल रिमार्क्स मिल रहा है। कई बार टेस्ट देते हैं बच्चे और छोटा रिमार्क्स देके या करेक्ट करके काट के और दे देते हैं कॉपी, तो उसका उतना फ़ायदा स्टूडेंट्स को नहीं मिलता। हम लोगों का इसमें पेडागॉजी थोड़ा अलग है। वी विल बी, हम काफ़ी टाइम देना पड़ता है कॉपी जांच करने में, लेकिन वो टाइम देते हैं, उसका वर्थ है, उसका रिटर्न भी है। क्योंकि उसका ये है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि हाँ इतने जो पॉइंट्स रह गए वो पॉइंट्स डिटेल में लिखे हुए हैं और जहाँ पे उन्होंने गलत लिखा है उसको तो क्रॉस करना ही है। और आंसर राइटिंग स्किल जो डेवलप कराई जाती है आंसर राइटिंग में, चाहे फ्लो ऑफ द लैंग्वेज है, चाहे टाइम लिमिट है, चाहे वर्ड लिमिट है, चाहे वो लोकस एंड फोकस ऑफ द आंसर है। कि लोकस का मतलब बाउंड्रीज ऑफ द आंसर, क्या नहीं लिखना है वो भी इंपॉर्टेंट है जितना कि क्या लिखना है। इसके अलावा फोकस, क्या प्राइमरी डिमांड है, क्या सेकेंडरी डिमांड है, एक अच्छे आंसर में क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए, और जो टैग वर्ड ऑफ द क्वेश्चन क्या है। अगर क्वेश्चन ने कमेंट कहा और आपने एक्सप्लेन कर दिया, क्या आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा? आप खुद एग्जामिनर होते तो मार्क्स देते। अगर क्वेश्चन क्रिटिकली इवैल्यूएट कह रहा है और आप इलिस्ट्रेट कर रहे हैं तो क्या एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा? क्या वो ऐसे है या आंसर है? अगर इलिस्ट्रेट कह रहा है तो क्या बिना एग्जाम्पल्स के आप किसी चीज का इलिस्ट्रेशन कर सकते हैं? अगर इवैल्यूएट कह रहा है तो उसके पॉजिटिव्स एंड निगेटिव्स दोनों, बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन देना है। और ज़्यादातर ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स में कोई वन डायमेंशनल, वन पर्सपेक्टिव आंसर नहीं होता। देर आर कमेंट वाले क्वेश्चन में इट्स वेरी स्ट्रैटेजिक, यू हैव टू गिव कमेंट फ्रॉम योर साइड, यू हैव टू बी क्रिटिकल। तो एग्जामिन है, थ्रो लाइट अपॉन है, या डिस्कस है, या क्रिटिकली इवैल्यूएट है, या कमेंट है, ये बिना देखे क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया तो नेचुरल है कि फिर आप खुद को अपने एग्जामिनर के पोजीशन में देखा के रखें तो आपका ईगो हर्ट होगा। नहीं, मैंने तो बोला था कमेंट और ये कर रहा है डिस्कस, मैं क्यों दूं मार्क्स इसको? कोई भी टॉपिक पे कुछ भी लिखने से तो मार्क्स नहीं मिलेगा ना। अप्रोप्रिएट आंसर, जो पूछा गया है वही, तो जो पूछा गया है वही लिखना, एक प्रैक्टिस है। जैसे स्विमिंग में कहा जाता है कि पानी में उतर रहे बिना रूल्स जान के कुछ नहीं होता। तो हर स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम अलग होता है। किसी को एलाबोरेशन में प्रॉब्लम है, किसी को इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, किसी को कंक्लूजन में प्रॉब्लम है, किसी को लैंग्वेज तो में वही सारी जितनी भी वो है उन सबका सोल्यूशन मिलेगा और सारी अच्छे से इवैल्यूएट होगी हमारी। राइट। जो हेट्रोजिनिटी है उसको एड्रेस बेस्ट पॉसिबल वे में पेपर के इवैल्यूएशन से होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है सर आपसे, एंड आई होप जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको इक्वली इन्फॉर्मेशन मिली होगी और जितनी कन्फ्यूजन है एक ऑप्शनल चूज़ करने के लिए वो सारी उनकी रिजॉल्व हो गई होगी इस पॉडकास्ट से। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द हेल्प, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द प्रोग्राम, द कमिंग प्रोग्राम. So thank you so much, and we'll see you at the center then. Thank you.